तो अब इलेक्ट्रिसिटी में हमको दो तीन चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो ये कि चार्ज क्या होता है, दूसरा करंट क्या होता है, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस की कल हमने बात की कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हमें ये पता चल गया कि करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम Q/T से डिनोट करते हैं, एम्पियर उसका यूनिट है। हाँ, दूसरी बात हमने की कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अक्रॉस अ सर्किट। किसी सर्किट में चार्ज को चलाने के लिए, चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क किया जाता है, दैट वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस। V = W/Q, जूल पर कूलॉम्ब और वोल्ट। ये बातें हमने अब तक करी। अब सर्किट क्या होता है ये भी हमने डिफाइन किया कि सर्किट इज द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच करंट में फ्लो। ये बात भी हमने कर ली। तो उस सर्किट के कंपोनेंट्स क्या हैं पहले हम ये देख लें। एक सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। हाँ, सर्किट डायग्राम बेसिकली बाय द यूज ऑफ द सिंबल्स ऑफ द अप्लायंसेस या पार्ट्स ऑफ द सर्किट। किसी सर्किट, कोई सर्किट कैसे बनेगा, एक सर्किट में कम से कम एक बैटरी या एक सेल होना तो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कोई सर्किट नहीं होता। फिर उसमें वायर होने चाहिए जो कि ट्रांसमिशन वायर हैं, जो कि ट्रांसमिशन ऑफ करंट के लिए रिक्वायर्ड है ना, कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। एक की होती है जिसको हम स्विच बोल सकते हैं। उसके अलावा आप यदि एमीटर यूज़ करोगे तो एमीटर का भी एक सिंबल होता है। वोल्ट मीटर यूज़ करोगे तो वोल्ट मीटर का सिंबल अलग होता है। फिर उसको अगर आप रजिस्टर यूज़ करोगे तो सिंबल अलग होता है। अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे बल्ब के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। अभी हम देखेंगे सिंबल्स क्या क्या होते हैं और ये अप्लायंस भी कैसे कैसे होते हैं, ये भी हम थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे कि सर्किट के कंपोनेंट्स एक्चुअली कैसे दिखते हैं। रियोस्टैट भी होता है। अभी हम ओम्स लॉ सीखेंगे तो ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में रियोस्टैट काम आता है। तो ये सब किस किस तरह की चीज़ें हैं ये हमारे सर्किट डायग्राम में हमको पता चल जाएगा। तो पहले तो हम फोकस करें हमारे सर्किट डायग्राम के सिंबल्स पे, सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। अब देखो, इलेक्ट्रिक सेल इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, है ना। सिंपल हमने इसको ऐसे बना देना होता है। कोई एक, ये बेसिकली टर्मिनल्स दिखा रहे होते हैं। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम छोटा दिखा देते हैं। इधर प्लस इधर माइनस लिख देते हैं और ये ऐसे दिखाते हैं। ये एक सेल है। हाँ, मल्टीपल सेल्स ऐसे, तो ये हो गई बैटरी। हाँ, तो सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है कि बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स और सेल इज़ अ सिंगल यूनिट। हाँ, द यूनिट इज सेल। प्लग की का सिंबल होता है। की होती कैसी है देखें एक बार मैं आपको की देखते हैं अपन। ये जो है ये की है ना, इस तरह की होती है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो दिखेगा अच्छे से। ऐसी की हमको दिखाई पड़ती है ना। बेसिकली क्या है कि ये जो है की, इसमें बीच में एक होल रहता है। ये मेटालिक टर्मिनल्स होते हैं, बीच में एक होल है या एक ड्रिफ्ट है जिससे ये आपस में कांटेक्ट में नहीं होते हैं। कौन कौन से, ये दोनों, ये और ये और ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है। बीच में थोड़ी ग्रूव है, खाली जगह है और ये एक मेटालिक की है ना। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये तो सॉकेट है और हम की को इसके अंदर फिक्स कर देते हैं ना। मेरे पास जो की है वो मिली नहीं रही, मुझे आज मैं ढूंढ रहा था तो पता नहीं इधर उधर हो गई होगी। मैं फिर कभी दिखा दूंगा, लेकिन ऐसी है वो भी, है ना, एग्जैक्टली ऐसी है। जो चीज़ें मेरे पास अभी हैं वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें अपन देख लेते हैं कि कैसी होती हैं। हाँ, तो समझ गए, ये ऐसी चीज़ है ना। इसको हटा देते हैं। तो की का सिंबल जो हमारे डायग्राम में है वो ऐसा होता है जब वो ओपन है, जब वो बीच वाला जो हमने कहा था कि ये मेटालिक स्टिक इसमें इंसर्ट करनी है वो नहीं है इंसर्ट, तो हम उसको बोलते हैं कि ये ओपन सर्किट है। इस समय सर्किट ओपन है। ओपन सर्किट के लिए हम शो करते हैं ये।
हाँ, फॉर ओपन सर्किट ऐसा, फॉर क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब स्विच ऑन पोजीशन, तो हमने इसमें बीच में एक डॉट लगा दिया हुआ है। वायर जॉइंट, एक वायर अगर जुड़ता है दूसरे वायर से कहीं पे तो हम उसको इस तरह से शो करते हैं। वायर क्रॉसिंग मतलब अगर वायर टच किए बिना चला जाता है तो हम ऊपर से ऐसे निकाल देते हैं, लाइक दिस। हाँ, इसको बोलते हैं वायर जॉइंट, इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट अ जॉइन या विदाउट जॉइनिंग। बल्ब तो आप जानते हो कैसा है, अब ऐसा बल्ब नहीं बनाते हैं हम। बल्ब बनाने के लिए बिल्कुल सिंपली इस तरह से यूं करके ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, ये बल्ब हो गया। रजिस्टर, अभी हम सीखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रजिस्टर और रेजिस्टेंस ये ऐसा जिगजैग लाइन बना देंगे तो वो रजिस्टर और रेजिस्टेंस आर। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट ये ऐसा होता है। ये जो है मेरे हाथ में, इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। इससे हम एक सर्किट में V और I के वैल्यूज़ चेंज करते हैं, R का वैल्यू चेंज करके। लेकिन अभी R मैंने क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पढ़ाया नहीं है तो एक बार मैं वो पढ़ा दूँ, फिर आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए आप सिर्फ देख लो कि ये कैसा दिखता है, ये क्या है, ये सब टर्मिनल्स कैसे हैं, ये सब अपन बात करेंगे। एक बार रेजिस्टेंस डिस्कस करें, जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब ओम्स लॉ में इसके बारे में बात करेंगे। और एमीटर एंड वोल्ट मीटर तो हमने कल देखा ही था मेरे ख्याल। ये एमीटर है, हाँ, ये इसमें A लिखा हुआ है मतलब एम्पियर, इसका यूनिट एम्पियर है। हमारे पास जो एमीटर है वो छोटा एमीटर है, 3 एम्पियर तक का करंट ये देख सकता है। इसके बीच में आपको डिवीज़न दिख रहे हैं। वी कैन मेजर अप टू मैक्सिमम 3 एम्पियर ऑफ करंट। उससे ज़्यादा करंट होगा तो हमको एक ज़्यादा कैपेबिलिटी वाला एमीटर लेना पड़ेगा। ये वोल्ट मीटर है, हाँ, वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज बताता है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, देखो, एमीटर है ना। अपना वाला एमीटर भी ऐसा ही है, दूसरी तरह का भी हो सकता है लेकिन मैंने वैसा ही निकाला जैसा मेरे पास है, हैं? तो ये एमीटर है। इसमें देखो जो ये डिवीज़न दिख रहे हैं 0 से 2, 2 से 4, तो 0 और 2 के बीच में डिवीज़न को काउंट करके हम बात आगे सीखेंगे। इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया जाता है, तब हम इसको दोबारा देखेंगे। हाँ, वोल्ट मीटर भी कुछ इसी टाइप का दिखता है ना, ऐसा ही है ना। जैसा अपना ये तो मीटर आ गया। अपना वोल्ट मीटर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ऐसा ना, गोल गोल है ये, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें V लिखा रहता है, वोल्टेज बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर मेज़र करना है तो ये यूज़ करते हैं। और जो मैं आपको अभी रियोस्टेट दिखा रहा था वो ऐसा है ना। रियोस्टेट के बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे जब इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हम बिल्कुल इनिशियल बातें कर रहे हैं। तो आपको इन सब के सिंबल याद करने हैं ना। अमीटर का जैसे सिंबल बिल्कुल सिंपल है, ऐसा बना के गोल गोल बना के बीच में A लिख दो तो अमीटर, V लिख दो तो वोल्ट मीटर। हाँ, रियोस्टेट के लिए 2 तरीके हैं। जिगजैग जो रेजिस्टेंस था उसमें या तो ऐसा एरो लगा दो या तो ऐसा एरो लगा दो, दोनों ठीक है। तो सर्किट डायग्राम बनाते क्यों हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सर्किट को, जिससे हमें पता चल जाए कि किस तरह से वायर कहाँ से होके जा रहा है। कुछ सर्किट्स बिल्कुल सिंपल सर्किट्स होते हैं। हम जब 10th क्लास में पढ़ते हैं तो बड़ा सिंपल डायग्राम बनाते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा एक्चुअल सर्किट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो जो एक्चुअल सर्किट्स हैं उसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। जो इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं उनको कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वायर कहाँ से जा रहा है, कहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, कहाँ से वो ऊपर से जंप करके निकल रहा है। अगर एक अच्छा सर्किट डायग्राम उसके साथ में एक क्लियर सर्किट डायग्राम उसमें लगा हुआ नहीं हो, सर्किट डायग्राम अच्छे से लगा होगा तो उसको टाइम कम लगेगा समझने में और फिर वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो ये हो गई बात। अब देखो क्या है कि अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सीखेंगे,
और उस इम्पोर्टेंट बात सीखने के लिए हमें एक नया एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ, जैसा कि हमको इस टर्म से पता चल रहा है कि ओम किसी साइंटिस्ट का नाम है। यस, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमको बताई। उन्होंने बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब किसी सर्किट में जब करंट चलता है तो वो करंट इसीलिए चलता है क्योंकि उसको कोई पोटेंशियल डिफरेंस, किसी सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से या सेल से जोड़ा हुआ है वायर को, और उस वायर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देयर इज अ पुश ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, या चार्ज जो होता है वो मूव करने लग जाता है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। अगर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ वायर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं होगा। साइमल्टेनियसली अगर आप एक ज़्यादा वोल्टेज वाला या ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेल यूज़ करोगे, बैटरी यूज़ करोगे, तो करंट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंट, एक ओम्स लॉ के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और वो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि देखो ये ऐसा होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी सर्किट में बढ़ता चला जाता है। तो आपकी बुक में ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट पहले दिया हुआ है, ये समझाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, और फिर उसका हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में होता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। हाँ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज शो दैट देयर इज अ रिलेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज, यानी V और I अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने किसने, इनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, इसलिए हम इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ये वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा इन 1827। A German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals. So the potential difference V across the ends of a given metallic wire is in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. तो ये जो ओम्स लॉ होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। V और I के बीच में इक्वल टू साइन लेंगे तभी उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन हो पाएगा, यानी उसे हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर पाएंगे। तो इक्वल टू V इक्वल टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस समय की। क्या कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस समझना है तो फिर हमारे इनिशियल पार्ट पे चलो, जो हमने फर्स्ट टाइम जब हम इसके बारे में बात करने, कंसेप्ट्स के बारे में बात करने लगे थे, तो हमने कहा था कि हर वायर जो होता है, एक मेटल वायर, उस मेटल वायर को अगर हम एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की तरह से अज्यूम करें तो देखेंगे कि उसमें एटम्स होते हैं, एटम्स का एक लैटिस बना हुआ होता है और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। जब हम इसको किसी बैटरी से या सेल से जोड़ देंगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द वायर। ये बात है
कि जब किसी वायर को किसी बैटरी से या किसी सेल से जोड़ दिया जाता है उसके दोनों टर्मिनल से, तो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो मूव करने लग जाते हैं उसमें। फ्लो ऑफ करंट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हमको पता चल गया है अब। लेकिन वायर के अंदर क्या चल रहा है, अगर आप ये समझने की कोशिश करो कि वायर के अंदर क्या हो रहा है, जब इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। लेकिन हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बड़ी कम होती है, ड्रिफ्ट स्पीड 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में केवल 1 मिलीमीटर ही चल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ चल सकते हैं लेकिन इतना धीरे क्यों चल रहे हैं? इतना धीरे वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जब वो चलते हैं तो ये एटम्स जो हैं, जो रास्ते में हैं, एटम्स अपनी जगह से मूव नहीं करते, दे आर द पार्ट ऑफ द लैटिस एंड दे आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वायर। अगर वो एटम्स मूव करने लग जाएंगे तो फिर वायर जो होगा उसका शेप फिक्स नहीं रह पाएगा, उसका शेप वॉल्यूम दोनों बिगड़ जाएगा। हाँ, ये तो सॉलिड है तो अपनी जगह पे ही रहते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे डोंट मूव। इलेक्ट्रॉन्स मूव बट एटम्स स्टे देयर ओनली। तो जब एटम्स वहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो कोलाइड करेंगे, टक्कर लगेगी उनके इसके साथ में, एटम्स के साथ में। एटम से उनकी टक्कर लगेगी तो वो थोड़ा सा पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर टक्कर लगती है किसी और एटम से और फिर पीछे आते हैं। तो ऐसे करते करते वो आगे पीछे करते हुए चलते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि उसकी ड्रिफ्ट स्पीड है। ये ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ बहती है ना धीरे धीरे पानी के ऊपर, आप कागज़ की नाव बना के रख दो, हाँ, पेपर बोट बनाया होगा आपने कभी ना कभी, उसको पानी के ऊपर डाल दो तो वो कैसे चलती है? धीरे धीरे धीरे। ड्रिफ्ट का वो मतलब है। तो these electrons also drift, that is why their speed inside a wire is known as drift speed। तो वो जो drift speed है that is because of collision of electrons with the atoms primarily। उसके अलावा वो आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से तो वो आगे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, पीछे वाले ने आगे वाले को रिपेल किया, वो आगे भी जाएगा, आगे वाला पीछे वाले को रिपेल करेगा, पीछे भी आएगा। लेकिन वो जब भी चलते हैं तो रास्ते में जो फिक्स्ड एटम्स एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस हैं वो आ जाते हैं रास्ते में और उनसे टकराते हैं, और उनसे टकराने की वजह से उनकी स्पीड कम होती है। तो ये जो इस तरह के कॉलिजन्स हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वो कम हो पा रहा है ना। तो अगर ये नहीं होता तब तो भाग रहे होते इलेक्ट्रॉन्स बुरी तरह, लेकिन ये बीच में आ गए, ये स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो इनकी वजह से इस वायर की एक टेंडेंसी है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर ये एटम्स नहीं होते विच आर एक्चुअली अपोजिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, तब तो वो बिंदास चल रहा होता, भाग रहे होते सब इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही आप बैटरी से जोड़ते वैसे ही। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाता। तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर। This is the tendency or nature of a conductor to oppose the flow of charge। The tendency of a conductor to oppose the flow of charge is known as resistance। and यहाँ पर it is used as the proportionality constant। proportionality constant मतलब V इक्वल टू आई आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को हमने लिखा V इक्वल टू आई आर। वी कैन ऑल्सो से दैट R इक्वल टू V अपॉन I, और द रेशियो ऑफ V एंड I, ओम्स लॉ का जो दूसरा मतलब है वो बोल रहा हूं मैं, क्या कि द रेशियो ऑफ V एंड I remains constant if
ऑल अदर कंडीशंस स्पेसिफिकली द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी कंडीशन की वायर का थिकनेस, लेंथ वगैरह वो सब तो कांस्टेंट रहता है, आर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, वी और आई का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ओम्स लॉ ने जॉर्ज साइमन ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही प्रूव किया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो V और I का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट इज रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है क्या। इसके लिए हमको एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम अभी सर्किट डायग्राम के बारे में सीख रहे थे कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो अब हम अपनी उस नॉलेज को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। दिस इज़ अ बैटरी। यहाँ पे लिख दो प्लस, यहाँ लिख दो माइनस। इसके साथ में हमने एक की लगा दी है, एक अमीटर भी लगा दिया है और एक रजिस्टर लगा दिया है। रजिस्टर के दो एंड्स के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। ऐसे लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखो सर्किट डायग्राम बनाते समय वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, अमीटर सीरीज में लगता है। मतलब ये डायरेक्ट वायर से एक कनेक्ट हो जाता है और ये रेजिस्टेंस के टू एंड्स के बीच में, हाँ रेजिस्टर क्या है वो हम अभी सीखते हैं, टू एंड्स के बीच में लगता है। तो हम इस तरह से शो करते हैं। ये ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट के लिए मैं स्पेसिफिक डायग्राम बना रहा हूँ, सर्किट डायग्राम। इसको देखो, यहाँ पे हमें एक रियोस्टेट भी लगाना होता है। तो हम रियोस्टेट को ऐसे जिगजैग करके और इधर से ऐसे दिखा देते हैं, इस तरह से लगाते हैं। मतलब यहाँ पे एक एरो टाइप का लगाया हुआ है हमने, ये हाँ, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को। हाँ, ये रियोस्टेट है, ये मतलब ऐसे लगा हुआ है। और ये वाली चीज़ जो है ये अपनी पोजीशन बदलती रहती है। इसकी पोजीशन बदलने से रेजिस्टेंस बदलता है। हमने इसका नाम क्या रखा था? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हम इससे इसको मूव कर सकते हैं। इसकी मूवमेंट जो है ये यहाँ से यहाँ तक पोजीशन इसकी चेंज होती रहती है। दोनों टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे ये एक टर्मिनल है, इधर एक और टर्मिनल है, उस पर हम वायर जोड़ते हैं। तो ये सर्किट का पार्ट बन जाता है। जो ट्रांसमिशन वायर होता है वो ऐसा होता है। इंसुलेटेड वायर वर्ड हम यूज़ करेंगे जगह जगह। ये इंसुलेशन कैसी होती है देखो, ये बेसिकली ऐसा सीधा मेटालिक वायर है जिसके ऊपर थ्रेड लपेटा हुआ है, हाँ धागा है इसके ऊपर, हाँ ये तो ये जो वायर है इसका जो एंड होता है वो तो अपना एंड तो लपेट देते हैं हम, जोड़ देते हैं हम उसको अप्लायंसेस के साथ में, जैसे बैटरी के साथ जोड़ दिया या इधर हमने रियोस्टेट के साथ जोड़ दिया, मीटर के साथ में जोड़ दिया। इसके टुकड़े टुकड़े करके हम इस तरह से, जैसे एक टुकड़ा वायर का, ऐसे वायर का यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। ये जो है ये रेजिस्टेंस है, हाँ रजिस्टर बोल रहे हैं हम जिसको, वो है इस तरह से पैरेलल वोल्ट मीटर के साथ में लगा हुआ है। ये वायर नाइक्रोम वायर है, ये ऐसा दिखता है। ये वायर नाइक्रोम वायर है, ठीक है, इस तरह का ये वायर दिखेगा। हाँ, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस सर्किट में ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमको बताता है कि आप अलग अलग जगह पर, मतलब आर की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, इससे हम आर को चेंज करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, और आप रीडिंग ले लेते हो, मल्टीपल रीडिंग्स ले लेते हो एक टेबल में। हाँ, जैसा कि टेबल हमको हमारी बुक में दिखाया हुआ था, ये हाँ, ये नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा के, इसमें रियोस्टेट नहीं लगाया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि आप एक बार
एक सेल लगाओ फिर दूसरा लगाओ, मतलब समझो आपने 1.5 वोल्ट का एक सेल लगा दिया, तो फिर सेल दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, तो V के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए करंट के वैल्यूज़, नंबर ऑफ सेल्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर V, जो आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, हाँ, वो वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी जाती हैं और अमीटर से वैल्यू आ जाती है हमारे पास में, वोल्ट मीटर से आ जाती है वोल्ट की और अमीटर से आ जाती है करंट की। तो अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो ली जाती है। आपको इस हमारी बुक में जिस तरह से दे रखा है उसमें तो हमको हर बार बैटरी चेंज करनी पड़ती है, यानी सेल ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये नहीं करना चाहते इस तरह का काम, तो हम फिर वो वाला सर्किट बनाएंगे जो मैंने बनाया है, यानी कि इस तरह का रियोस्टेट, इसको हम RH लिखते हैं। रियोस्टेट लगा दो, एक ही बैटरी से काम चल जाएगा, एक ही बैटरी में R के अलग अलग पोजीशंस रख देगा वो, है ना। और वो ये क्या बताएगा कि VI रेशियो नेवर चेंजेस। जो V और I का रेशियो है वो नहीं बदलता कभी। ओम्स लॉ यही सिखाता है हमको कि V और I इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज R, दैट इज रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ देखो क्या लिखा है, R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges. Resist the flow of charges through it. Its SI unit is ohm. इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, है ना। ओम को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ग्रीक लेटर ओमेगा, मतलब ओम ऐसा दिखाएंगे, हाँ, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, ओम, दिस इज ओम, है ना। जैसे हमने करंट के लिए एम्पियर को A लिखना है, हाँ, जैसे वोल्ट के लिए हम V लिखते हैं, वैसे ही ओम के लिए हम ऐसा ओमेगा बना देंगे, है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये रेशियो R इज इक्वल टू V अपॉन I according to Ohm's law. So if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. तो 1 ohm को आप डिफाइन कर सकते हो, हाँ, कि 1 ohm is 1 volt upon 1 ampere, ठीक है। और इससे हमें एक और बात पता क्या चलती है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। आप चाहे तो V इक्वल टू IR लिखो, चाहे R इक्वल टू V अपॉन I लिखो, चाहे I इक्वल टू V अपॉन R लिखो। ये तीनों बातें हमको कहीं ना कहीं काम आएंगी। इससे हमें ये क्या पता चलता है, I इक्वल टू V अपॉन R, कि ये बैटरी जो है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए अब तक कि जो बैटरी है वो एक फिक्स्ड वोल्टेज दे रही है हमको। वो जितना वोल्टेज दे रही है, समझो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट, हाँ, इतना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करने वाली है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। तो हमें वोल्टेज तो फिक्स्ड है, अगर R का वैल्यू बढ़ गया तो I का वैल्यू कम हो जाएगा। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। वैल्यू कैसे बढ़ जाएगा, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो बात हम अभी करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब भी R बढ़ जाएगा, जब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आपने ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर लिया जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, तो करंट का वैल्यू कम रहेगा फॉर अ गिवन वोल्टेज। हाँ, अगर आपने किसी और फैक्टर की वजह से, लेंथ हो गया, थिकनेस ऑफ द वायर हो गई, या टेम्परेचर हो गया, किसी और फैक्टर की वजह से आपने R का वैल्यू बढ़ा लिया है, तो I का वैल्यू कम हो जाएगा। हाँ, करंट तो हमको ज़्यादा चाहिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो हम ज़्यादा V इसीलिए लेते हैं, ज़्यादा वोल्टेज वाली बैटरी इसीलिए लेते हैं कि हमको ज़्यादा करंट चाहिए होता है। जब हमको ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं होती, हम छोटे मोटे सेल से या बैटरी से काम चला लेते हैं। लेकिन जब हमको ज़्यादा करंट चाहिए तो वहाँ पर हमको V भी ज़्यादा चाहिए, और V ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हम बड़ी बैटरी ले लेंगे। लेकिन अगर R ज़्यादा है तो बड़ा बैटरी लेने के बावजूद I का वैल्यू कम रहेगा। आती है बात समझ में कि रेजिस्टेंस इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये करंट को अपोज करेगा, अगर R ज़्यादा होगा तो I कम होगा। बिल्कुल सिंपल बात है, समझने वाली।
तो लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट रहेगी जब तक हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस नहीं समझेंगे। अभी हमको ये समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, अब वो रेजिस्टेंस किसी भी वायर का कैसे अफेक्ट होता है उसके लिए हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आर या रेजिस्टेंस, है ना। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I और ये R। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, V अपॉन I इक्वल टू R, ओम्स लॉ। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग R, नंबर 1 लेंथ ऑफ द वायर। कितना लंबा वायर है उस पे डिपेंड करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जाहिर है ज़्यादा लंबी दूरी चलनी पड़ेगी, ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो लेंथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में हम अलग से, जब प्रैक्टिकल की बात होगी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स की, तब हम उसको अलग से पढ़ेंगे ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में प्रीकॉशन में एक बात लिखी हुई होती है कि वी शुड यूज़ स्मॉल वायर्स। हाँ, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं जिससे सर्किट बनता है, जो कि ट्रांसमिशन ऑफ करंट का काम करते हैं, वो छोटे होने चाहिए। अगर वो बड़े रहेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अननेसेसरीली, और फॉर द गिवन वोल्टेज एक्सपेक्टेड I का वैल्यू नहीं आएगा, हमें एक्सपेक्टेड करंट नहीं मिलेगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एक बात। दूसरी बात, थिकनेस ऑफ द वायर। देखो, हमें ये बात पता है कि जो वायर होता है वो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर माना जाता है। हाँ, उसको हम हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं सिलेंडर की तरह से, है कि नहीं। सिलेंडर ऐसा होता है, हाँ, दोनों तरफ ऐसा सर्कुलर और बीच में ये लेंथ भी होती है, तो हम इसको सिलेंडर बोलते हैं। तो ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर होते हैं सारे वायर्स। इनका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होता है, कि कितना भी कम हो लेकिन कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ थिकनेस तो होती है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A जो है, इट इज रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी किसी वायर को हम ऐसे काट दें तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है ये। दिस इज एक्चुअली थिकनेस ऑफ द वायर, वी कॉल इट A। तो जो ये हमारा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब जितना ज़्यादा थिकनेस ऑफ द वायर होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। हालांकि हम बहुत थिक वायर यूज़ नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, लेकिन दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द थिकनेस ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर इन दोनों बातों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वी कैन से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी हमको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज R इक्वल टू रो L अपॉन A। व्हाट इज रो? RHO, दैट इज रो। आपने 9th क्लास में रो पढ़ा है, डेंसिटी, मास डेंसिटी। यहाँ पे ये वो नहीं है, इसे कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। वी कॉल इट रेजिस्टिविटी। ये क्या हुआ? रेजिस्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ द मटीरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। हर वायर, जो कंडक्टर होता है हमारा, वो ज़रूरी नहीं कि कॉपर से ही बने, वो किसी और मटेरियल से भी बन सकता
है ना। हम कॉपर से ही बनाते हैं क्योंकि वो काम आता है हमारे, ज़्यादा एफिशिएंट है, रीज़न अभी हम बात करेंगे। लेकिन जो कंडक्टर्स हैं वो उनमें सिल्वर भी होता है, कॉपर तो है ही, आयरन भी कंडक्टर है, जिंक भी कंडक्टर है। हमने एल्यूमिनियम तो देखा ही है हमने एज अ कंडक्टर। एल्यूमिनियम के तो मोटे मोटे वायर्स आपने हाई टेंशन लाइन पे देखे ही होंगे, है ना। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के वायर्स लटके होते हैं खंभों के बीच में, वो तो आपने देखे ही होंगे। तो इसका मतलब कोई भी मटेरियल यूज़ किया जा सकता है, कंडक्शन मटेरियल, जो कि अच्छा कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, टू मेक अ वायर। हाँ, तो रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का, एक पर्टिकुलर मटेरियल का, जैसे सिल्वर का या कॉपर का या एल्यूमिनियम का टेंडेंसी है, नेचर है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस वर्स ऑफ वायर, हाँ, रेजिस्टेंस लेंथ छोटी करोगे कम हो जाएगा, लेंथ बड़ी करोगे बड़ा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे तो कम हो जाएगा, कम कर दोगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर हमेशा फिक्स्ड रहती है। इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारा टेबल है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का टेबल है। ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं रेजिस्टिविटी की फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। आप इनको याद करो ये ज़रूरी नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि याद होना चाहिए। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट रेजिस्टिविटी का। हाँ, हमें क्या दिखता है ऊपर से देखो तो कि ये कंडक्टर्स, इधर अलॉयस, इंसुलेटर्स, सबसे ऊपर सिल्वर, रेजिस्टिविटी सबसे कम 1.60 इंटू 10⁻⁸, कॉपर 1.62 10⁻⁸। थोड़ा सा फर्क है सिल्वर और कॉपर के बीच में रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी, मटेरियल की टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज उतना ही कम होगा और वो अच्छा कंडक्टर बनेगा। मतलब कि अगर हम देखें सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, हाँ, ये बात आप पहले से जानते हो, लेकिन यहाँ आपको टेक्निकली पता चलता है कि वाई वी कॉल सिल्वर एज द बेस्ट कंडक्टर, बिकॉज इट हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी, इट हैज़ द लीस्ट टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर मेड फ्रॉम सिल्वर। अगर आप उसे कॉपर से रिप्लेस करते हो, कॉपर का वायर बनाते हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 1.60 और 1.62 में ओनली 0.02 का फ़र्क है रेजिस्टिविटी में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसलिए कॉपर इज़ ऑलमोस्ट एज गुड अ रेजिस्टर और एज गुड अ कंडक्टर एज द सिल्वर। मतलब जो कॉपर है वो लगभग उतना ही अच्छा कंडक्टर है, फिर भी रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से हम सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कॉपर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिल्वर के वायर्स नहीं बनाते क्योंकि सिल्वर तो बहुत महंगा पड़ेगा। दोनों की रेजिस्टिविटी में तो उतना खास कोई फ़र्क है नहीं, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत अलग अलग है। मतलब कि अगर आप कॉपर का प्राइस और सिल्वर का प्राइस देखोगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कॉपर हमको थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, तो इसलिए कॉपर के वायर हम बनाते हैं हर जगह, अदरवाइज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा हर चीज़ का। एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, ये सब देखो मैग्नीज तक, ये सब मेटल्स हैं और ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इनकी सबकी रेजिस्टिविटी जो है वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ती जा रही है। 10⁻⁻8 वैल्यू बढ़ती जा रही है, -6 और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब और नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ अलॉयज़ हैं। अलॉयज़ क्या होते हैं आपको पता है, दे आर द मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और समटाइम्स नॉन मेटल ऑल्सो। तो हमको कॉन्स्टेंटन दिखाया है जो कि कॉपर और निकल से मिलके बनता है, इसका रेजिस्टिविटी इन सबसे ज़्यादा है। हाँ, मैंगनीन जिसमें कॉपर, मैंगनीज और निकल है, उसका रेजिस्टिविटी ये है। नाइक्रोम हम अभी देख रहे थे, ये रहा नाइक्रोम, हाँ, दिस इज नाइक्रोम। निकल क्रोमियम से बना है, इसमें मैंगनीज और आयरन भी होता है, मेनली निकल एंड क्रोमियम से मिलके बना है, इसलिए नाइक्रोम बोलते हैं हम इसको। 100 × 10⁻⁶, मतलब 10⁻⁴ ही हो गया। फिर इंसुलेटर्स का भी रेजिस्टिविटी है,
ग्लास, रबर, एबनाइट, डायमंड एंड ड्राई पेपर। हाँ, पेपर को गीला कर दोगे तब तो वो कंडक्टर हो जाएगा, लेकिन ड्राई पेपर 10 to the power 10 to 10 to the power 14, बहुत ज़्यादा, मतलब रेजिस्टिविटी कितनी ज़्यादा है, 10 to the power 13 to 10 to the power 16, 10 to the power 15 to 10 to the power 17। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से फ़र्क क्या पड़ा, देखो R इक्वल टू रो L अपॉन A फॉर अ वायर ऑफ गिवन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट जो कि V अपॉन R होता है, अगर एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस होगा तो I तो एक्सट्रीमली लो होगा। जिसकी रेजिस्टिविटी 10 to the power 13, 10 to the power 14, 10 to the power 17 की रेंज में है, हमारे रबर, पेपर, प्लास्टिक मटेरियल, इस तरह की चीज़ें, उनमें से करंट पास हो ही नहीं सकता, इसलिए वो इंसुलेटर है। उनकी रेजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि उनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और जब उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो फिर कितना भी ज़्यादा वोल्टेज आप दे लो, करंट उसमें से नहीं आएगा, क्योंकि R बहुत बड़ा हो गया है। इफ़ R इज़ एक्सट्रीमली बिग देन I विल बी नेग्लिजिबल और ज़ीरो। दैट इज़ वाई रबर, प्लास्टिक्स, वुड, ड्राई पेपर are the insulators. They don't allow the current to pass through it because of their high resistivity. तो ये वायर की टेंडेंसी नहीं है रेजिस्टिविटी, ये है उस मटेरियल की टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज जिससे वो वायर बना है। एंड यू कैन नॉट चेंज रेजिस्टिविटी बाय चेंजिंग द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये टेम्परेचर से ही थोड़ा इसको फर्क पड़ सकता है। एट अ गिवन टेम्परेचर दिखाया है, देखो ये, हाँ, at 20 degree Celsius, electrical resistivity of some substances at 20 degree Celsius। तो फैक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, यहां पे हम थर्ड फैक्टर ऐड कर देंगे, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ मटीरियल यूज्ड टू मेक वायर। अगर वो वेरी लो, एक्सट्रीमली लो रेजिस्टिविटी का है, अगर रो कम है तो R भी कम होगा, हाँ, अगर रो ज़्यादा है तो R भी ज़्यादा हो जाएगा। वी कैन से दैट R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो रो के लिए हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है R इंटू A अपॉन L। रेजिस्टिविटी कैसे निकाली जाती है, आपने R निकाल लिया, R कैसे निकालोगे, आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जाओ, V और I का रेशियो R है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ आपको पता ही है क्योंकि वायर आप ही यूज़ कर रहे हो, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। इसकी यूनिट पूछ ली जाती है कि डिराइव द यूनिट ऑफ रो, रेजिस्टिविटी का यूनिट डिराइव करो, तो R का यूनिट है ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर, लेंथ मीटर, तो ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, मतलब ये यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर, तो एक m से एक m कट गया, तो क्या बचा, ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, देखो यहाँ पे लिखी है कि नहीं, ये ओम मीटर, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, the fourth factor is temperature। हाँ, टेम्परेचर, अगर आप गर्म कर दोगे वायर को तो फिर उस वायर में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट का फ्लो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहेंगे। अगर उसके एटम्स वाइब्रेट करने लग गए तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कल की क्लास में हम इस फॉर्मूला से जुड़े हुए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है, हम वो सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इस बात का जो हमने अभी एंड में बात करी है टेम्परेचर, हम इसका इम्प्लीकेशन ओम्स लॉ पे किस तरह से होता है उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ, कंसेप्ट क्लियर करो। इनिशियल पार्ट्स हमको V I R तीनों बातें पता चल गई, ओम्स लॉ पता चल गया, V इक्वल टू I R जो आपको V और I R का आपस में रिलेशनशिप बताता है।
हाँ, सर्किट क्या होता है आपको पता चल गया, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके सिंबल्स क्या होते हैं कंपोनेंट्स के, वो भी आपको आज पता चल गए। बिल्कुल ईजी है इलेक्ट्रिसिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी आप देखना आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत ध्यान से सीखना और बहुत आसान लगेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।